गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। हम क्लास 10+1 का 11th चैप्टर पाथ्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन का भाग 12 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि चीन के इतिहास के एक महान व्यक्तित्व भी रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में ही ये टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न एग्जामिनेशन में आते हैं। बहुत ज़रूरी ये टॉपिक है, जिससे कि प्रश्न 3 नंबर में, 4 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाता है। नोट्स आपको मैंने वीडियो में भेज दिए हैं, तो आपसे उम्मीद है कि आप इसको लिखेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है माओ तसे तुंग। माओ तसे तुंग जो कि चीन के इतिहास के एक महान व्यक्ति रहे हैं। साथ में ही उनकी सफलताओं के बारे में पढ़ेंगे, माओ तसे तुंग की सफलताएं, और लास्ट में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माओ तसे तुंग का जीवन। माओ तसे तुंग, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि एक बहुत ही महान व्यक्ति रहे हैं चीन के आधुनिकीकरण में या चीन के निर्माण में माओ तसे तुंग ने बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जन्म 26 दिसंबर 1893 ईस्वी को चीन के हुनान प्रांत में एक छोटे से गांव शाओशा में हुआ था। उनके पिता माओ जेने सुंग एक किसान परिवार से संबंध रखते थे, स्वयं एक किसान थे। जब माओ तसे तुंग 7 वर्षों के थे तो उनके पिता उन्हें अपने साथ खेतों में ले जाते थे तथा उसे एक मजदूर की भांति उससे कार्य करवाते थे। माओ तसे तुंग से वो मजदूर की भांति कार्य करवाते, क्योंकि स्वयं में वो एक किसान थे। जबकि माओ तसे तुंग पढ़ने की ओर उनका बहुत सारा इंटरेस्ट था, वो पढ़ाई लिखाई करना चाहते थे, जिसके कारण 15 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया, क्योंकि उनके फादर चाहते थे कि वो एक किसान बने, जबकि वो एजुकेशन लेना चाहते थे। तो उन्होंने एक स्कूल में प्रवेश ले लिया। माओ तसे तुंग के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि माओ तसे तुंग कौन थे। तो माओ तसे तुंग चीन के महान व्यक्ति थे। 1911 की चीनी क्रांति के समय माओ तसे तुंग डॉक्टर सन्या सेन की सेना में सम्मिलित हुए। डॉक्टर सन्या सेन ने जो एसोसिएशंस बनाई थी, जो संगठन बनाए थे, उसमें माओ तसे तुंग ने भाग लिया था, उस सेना में सम्मिलित थे, और उन्होंने स्वयं मांचू वंश का जो पतन था वो अपनी आंखों से देखा था। वे 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, 1918 लिखा है, आपने 1917 करना है यहाँ पे। 1917 की रूसी क्रांति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो 1917 लिख लेना आपने, बड़ी महत्वपूर्ण क्रांति 1917 की रूसी क्रांति, क्योंकि इसके बाद रूस में जार शासकों का साम्राज्य समाप्त हो गया था, जो कि तानाशाह शासक थे, और उन्होंने अपने साम्राज्य को तहस नहस कर दिया था। तो लोग उनके विरुद्ध हो गए थे रूस में, और लोगों ने रूस के शासकों, जिन्हें जार कहा जाता था, उन्हें 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति के बाद सियासत से उतार दिया। तो माओ तसे तुंग भी उनसे बहुत सारे प्रभावित थे, क्योंकि उन्हें पढ़ाई में विशेष लगाव था। इसलिए वे पीकिंग विश्वविद्यालय में चले गए और वहाँ पे उन्होंने लाइब्रेरियन की नौकरी कर दी। लाइब्रेरी में वो नौकरी करने लगे। 1921 ईस्वी में चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई। इस समय माओ तसे तुंग इसके सदस्य बन गए और शीघ्र ही इसके महत्वपूर्ण नेता बन गए। साम्यवादी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया और लास्ट में वो इसके प्रसिद्ध नेता बन गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉन्ग मार्च, जो कि चीन के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, और माओ तसे तुंग ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था इस यात्रा में। अब ये यात्रा क्यों हुई, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चियांग काई शेक। हमने देखा कि किस प्रकार से डॉक्टर सन्या सेन ने चीनी क्रांति जो कि 1911 में हुई, इसके बाद चीन में गणतंत्र की स्थापना, लेकिन गणतंत्र की जो स्थापना हुई वो भी सही तरीके से उसके बाद जो सरकारें थी वो शासन नहीं कर पाई। चियांग काई शेक नाम के एक
शासक रहे वहाँ पे, जो साम्यवादियों को अपना कट्टर शत्रु मानते थे, ठीक है, और उनका खात्मा करना चाहते थे वो। तो साम्यवादियों का एक सेंटर था जिसका नाम था कियांगसी। कियांगसी एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे साम्यवादी लोग रहते थे। तो लॉन्ग मार्च की घटना भी उससे जुड़ी हुई है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर बात करते हैं। लॉन्ग मार्च की घटना या लंबी यात्रा चीन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1934 ईस्वी में चियांग काई शेक, जो कि साम्यवादियों को अपना कट्टर शत्रु मानता था, उनका खात्मा करने के लिए उसने कियांगसी का घेराव किया। मैंने पहले बताया कियांगसी जो कि साम्यवादियों का एक सेंटर रहा है, प्रमुख केंद्र था। चियांग काई शेक के अधीन कुओमिंतांग अथवा राष्ट्रीय सेना, कुओमिंतांग दल और राष्ट्रीय सेना के घेराव के कारण साम्यवादी गहरे संकट में फंस गए। उन्हें कई कष्टों का सामना करना पड़ा। कई साम्यवादियों को बंदी बना लिया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इस संकट की घड़ी में माओ तसे तुंग ने बहुत साहस से कार्य किया। उसने अपने दिन 1 लाख लाल सेना एकत्र की, 1 लाख लाल सेना एकत्र की और चियांग काई शेक के घेराव को तोड़ते हुए उसने लंबी यात्रा पर वो निकल गया। 1 लाख सैनिक उसके साथ थे। अब ये रूट क्या था उसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये जो रूट की बात है इसके बारे में मैं बता दूं कि यह यात्रा जो थी वो 16 अक्टूबर 1934 ईस्वी को आरंभ हुई। उसने सांगसी जगह तक को गए। 6000 मील, मतलब कि 6000 मील का सफ़र जो कि कठिन था उसे पूरा गया। हालांकि इस सफ़र में उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसकी 1 लाख सेना में से केवल 20,000 सैनिक ही जिंदा बचे। बाकी या तो मर गए या उसे छोड़ गए या रास्ते में ही कहीं बस गए। तो 370 दिनों के लिए, 1 साल से भी अधिक समय लगा इस यात्रा को पूरा करने के लिए। और 20 अक्टूबर 1935 ईस्वी को माओ तसे तुंग अपने 20,000 सैनिकों के साथ सांगसी पहुंचने में सफल रहा, या उसने हेनान को अपना मुख्यालय बनाया। हेनान को उसने अपना मुख्यालय बनाया। तो लॉन्ग मार्च एक बहुत लंबी यात्रा जो कि माओ तसे तुंग के नेतृत्व में साम्यवादियों ने की, उसका मुख्य कारण था चियांग काई शेक जो कि चीन का शासक था, वह उनके विरुद्ध था। ठीक है, अगली घटना जो उसके काल में हुई वो थी नया लोकतंत्र। माओ तसे तुंग की अगर हम बात करें तो उसने नया लोकतंत्र नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी 1940 ईस्वी में। उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। इस पुस्तक में माओ तसे तुंग ने चीन के निर्माण संबंधी आदर्शों का वर्णन किया। हालांकि वो मार्क्सवाद और लेनिनवाद से परिचित था और वैसी परिस्थिति के अनुसार जो उनके विचार थे उनको बनाने के लिए उसने आग्रह किया। सर्वहारात और तानाशाही जिसे सोवियत संघ में कायम किया गया था को भी वो चीन में अपनाया गया था। वो उनके अनुसार ये मानना था, इस जो ये उनकी इच्छा थी। एक नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था, ये उनका मानना था। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा नया लोकतंत्र पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद का विरोधी था। जो नया लोकतंत्र था ये पूंजीवाद का भी विरोधी था, साम्राज्यवाद का भी विरोधी था और सामंतवाद का भी विरोधी था। इसमें उसने किसानों को बहुत महत्व दिया। यद्यपि चीन में बहुदलीय प्रणाली के पक्ष में थे, परंतु फिर भी एक दल जो कि शक्तिशाली हो, साम्यवादी दल, उसकी सर्वोच्चता सभी लोग स्वीकार करें। ये नए लोकतंत्र जो उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी उसमें ये विचार दिए गए थे। नेक्स्ट, माओ तसे तुंग की सफलताएं। सबसे पहले बात करें उन्होंने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 1 अक्टूबर 1949 को। मतलब चीन में उन्होंने एक सरकार स्थापित की जिसे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। इससे चीन के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इस अवसर पर माओ तसे तुंग को चीनी गणराज्य का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1949 से लेकर 1976 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया और बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की। अगर माओ तसे तुंग की सफलताओं की बात करें, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वो 1 अक्टूबर 1949 को उन्होंने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की, चीन में सरकार स्थापित की साम्यवादी, जो कि जिस पर उन्होंने 27 वर्षों तक शासन किया, 27-28 वर्षों तक। अगर उनकी सफलताओं की बात करें, सबसे पहले राजनीतिक एकता। राजनीतिक एकता की बात करें तो आप ये सोच लो कि
मांचू शासकों के बाद ये पहली ऐसी सरकार थी जिसने पूरे चीन में राजनीतिक एकता स्थापित की। उसने एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना की और प्रांतों को इकट्ठा किया। दूसरी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि उनकी थी वो थी संविधान। 1954 ईस्वी में एक नए संविधान की स्थापना की गई। सबसे पहले तो 1949 में एक संविधान समिति का गठन किया गया, जिसने 20 सितंबर 1954 ईस्वी को इस संविधान को बनाकर तैयार किया और इसे लागू किया गया 20 सितंबर 1954 ईस्वी को। इस संविधान में 8 अध्याय 106 धाराएं थी। अगर इस संविधान की बात करें तो अध्यक्ष को सारी शक्तियाँ दी गई। माओ त्से तुंग को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें विशाल अधिकार दिए गए। संविधान द्वारा साम्यवादी दल को सर्वोच्च स्थान दिया गया और लोगों को मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए। आर्थिक विकास की बात करें तो चीन में जो है वो पूंजीवाद का अंत कर दिया गया। उद्योगों की स्थापना की गई। किसानों की भलाई के लिए कार्य किए गए। 1950 ईस्वी में पीपल बैंक ऑफ चाइना की स्थापना की गई। 1953 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई। आगे हम बात करते हैं लंबी छलांग वाला आंदोलन। 1958 ईस्वी में चीन में लंबी छलांग वाला आंदोलन चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य चीन में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना था। ठीक है, ताकि 15 वर्षों में चीन जो है वो इंग्लैंड जैसे देश की बराबरी कर दे और उससे आगे भी निकल जाए, जिसमें इसे प्राप्त करने के लिए सभी लोगों का सम्मिलित होना उसमें बहुत आवश्यक माना गया। उन्हें अपने घर के पिछवाड़े में इस बात की भट्टियाँ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चीन में कम्युनिस्ट की स्थापना की गई। 1958 ईस्वी में के अंत में चीन में एक ऐसे 26,000 कम्युन्स स्थापित किए गए। ऐसे कम्युन्स जो कि लोगों के संगठन थे, जिनका मुख्य उद्देश्य था इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना। तो बहुत सारा विकास इस काल में हुआ। हालांकि ऐसा माना जाता है कि अखबारों में तो बड़ा इस आंदोलन को सफल बनाया गया, लेकिन वास्तविक तौर पर ये आंदोलन जो है सफल रहा। मतलब उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन चीन में नहीं हो सका जितना कि अखबारों में उस समय बताया गया। लास्ट में हम बात करेंगे महान सर्वहारा क्रांति। माओ त्से तुंग ने देश की जनता से अपील की कि वो बहुत कड़ी मेहनत करे, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा चीन को एक सफल देश बनाना। परंतु उसके कई विरोधी चीन में पैदा हुआ, उसने अपने विरोधियों का सफाया करने के उद्देश्य से 1966 ईस्वी में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति को आरंभ किया। इसके अधीन रेड गार्ड्स का गठन किया गया, जिसमें छात्रों सैनिकों को भर्ती किया गया। उन्होंने पुरानी संस्कृति, पुराने रीति रिवाजों, पुरानी आदतों के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन आरंभ किया। सभी माओ विरोधियों का दमन कर दिया गया, जो भी माओ त्से तुंग के विरुद्ध थे, जो चीन की, यहाँ से पता चलता है चीन की तानाशाही माओ त्से तुंग के शासनकाल में ही आरंभ हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपने विरोधियों को दिवाने के लिए वो सारे काम किए जो कि एक तानाशाह शासक करता है। शीघ्र ही सांस्कृतिक क्रांति ने एक उग्र रूप धारण कर लिया। इससे चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई और 1976 ईस्वी में, इसको ठीक कर लेना है, 1976 ईस्वी में, 46 की जगह 1976 ईस्वी में माओ त्से तुंग की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये महान सर्वहारा क्रांति थी, जिसका उद्देश्य क्या था, चीन में माओ त्से तुंग के विरोधियों का अंत करना, जिसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए। तो आज हमने माओ त्से तुंग के ऊपर पढ़ा, जिसमें क्वेश्चन कई बार महान सर्वहारा क्रांति क्या थी ये ऐसे आता है, तो आप लोगों ने लिख लेना कि महान सर्वहारा क्रांति माओ त्से तुंग ने आरंभ की, जिसका मुख्य उद्देश्य माओ त्से तुंग के विरोधियों का सफाया करना था। फिर लंबी छलांग वाला आंदोलन, जिसमें चीन को इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे बढ़ाना था, औद्योगिक क्रांति में आगे बढ़ाना था। उसके बाद हम बात करते हैं 1924 ईस्वी का संविधान, जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ जो है वो दी गई। माओ त्से तुंग की सफलताएं, नया लोकतंत्र, जो उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी, लॉन्ग मार्च, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट है और प्रश्न एग्जामिनेशन में यहाँ से पूछे जाते हैं। साथ में माओ त्से तुंग का जीवन, ये हमने पढ़ा। आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे इसको उतार लेना है, नोट्स बहुत ज़रूरी है, ये इनको अपने लिख लेना है, पॉज करके लिख लो चाहे, ताकि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। और कल मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस
डे।